दोस्तों नमस्कार, मैं अर्चित और अर्चित वर्ल्ड वाइड प्लेटफ़ॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों ने हमने अपने इंट्रोडक्शन में ये बात बताई थी कि इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो वर्ल्ड वाइड डिस्कशन करेंगे, जिसमें पॉलिटिकल इश्यूज़ शामिल होंगे या फिर इकोनॉमिकल इश्यूज़ होंगे या ह्यूमन रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगे, हम लोग इस पर बातचीत करेंगे, जो करंट अपडेट भी होगा, है ना? तो इसी के तहत आज हम जो अपने जो है पहले कंटेंट की जो शुरुआत करने जा रहे हैं, एक डेमोक्रेसी के बारे में, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अब आप तो समझ ही गए होंगे जो जो है हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हाल में ही भारत में जो है लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, ठीक है ना? और ये 18वां लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और ये जो हुआ था वो आपको 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के मध्य हुआ। और ये इसका जो रिज़ल्ट आया वो 4 जून 2024 को आया है, जो अपने आप में रिज़ल्ट आया वो बहुत दिलचस्प रहा है। क्योंकि इसके पहले जहाँ बीजेपी पिछले 10 सालों से 2014 से लेकर लीड कर रही थी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, जहाँ बीजेपी ने 2014 में जो मैंडेट पाया था वो 282 का पाया था और वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस थी वो 44 पे आके रुक गई थी। वहीं दूसरी बार 2019 में बीजेपी ने 303, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, लेके आई। वहीं कांग्रेस 54 पे जाकर सिमट गई, है ना? तो ये अभी तक का पिछले पर इस बार का जो 2024 का इलेक्शन जो अप्रैल से जो जून के बीच हुआ, 19 अप्रैल से और 1 जून के बीच जो संपन्न हुआ, इसमें जो है जो चुनाव संपन्न उसका रिजल्ट 4 जून को आया और ये बहुत अपने आप में दिलचस्प रहा है, चूँकि जहाँ एक तरफ बीजेपी जो है, एनडीए जो है, जो जिसे लीड कर रही है बीजेपी, वो 400 का जहाँ नारा दे रही थी, वो आकर अपने आप में 293 पर सिमट गई। वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस जो एनडीए को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही थी और उसका भी प्रदर्शन जोरदार रहा। एक तरह से कह सकते हैं कांटे का मुकाबला, यद्यपि जो एनडीए का जो सीटें रही हैं वो बीजेपी जो है 240 सीटें अपने आप में जीती अकेले, तो कहीं ना कहीं इस बात को भी सिद्ध करता है कि जो एनडीए जो गठबंधन है वो कुल मिलाकर भी जो है बीजेपी को पीछे नहीं कर पाई है। फिर भी बीजेपी जहाँ 400 का नारा दे रही तो वो 300 पर भी नहीं ला पाया है। तो कुल मिला के ये कहा जाता है अब उसको अलायंस में ही काम करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अपना इस्तीफा कल राष्ट्रपति को सौंप दिया है और आज जो है इन्होंने प्रधानमंत्री के लिए जो है दावेदारी पेश कर दी है और ये 9 तारीख को जो है प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे। मोदी तीसरी बार जो है देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो अपने आप में अद्वितीय उपलब्धि है, क्योंकि नेहरू के बाद दूसरा ऐसा कोई लीडर होगा जो लगातार तीसरी बार जो है देश का नेतृत्व करेगा जब प्रधानमंत्री के रूप में, है ना? एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए क्या है कि जैसे रिजल्ट जो आया ना, तो बीजेपी जो है 240 सीटें पाई हैं। बीजेपी यद्यपि सरकार बना लेगी, लेकिन बीजेपी को एक जो मैंडेट मिला हुआ है 240 का, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, चूँकि अगर सरकार बनाना है तो 272 सीटें बीजेपी को मतलब अपने अलायंस के थ्रू जो है लेना पड़ेगा। तो इसमें जो है जो एनडीए घटक हैं उसमें दल जो शामिल हैं, जैसे उसमें टीडीपी शामिल है और जेडीयू शामिल है और लोक जनशक्ति पार्टी शामिल है, तो कई लोगों में मिलाकर जो है एनडीए का जो है निर्माण करते हैं, है ना? तो मोदी जो है इनके सहयोग से सरकार बनाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ा रिजल्ट के समय जो है एक बड़ा मुद्दा इशू जो है रेश हुआ कि जो है नीतीश कुमार जो है एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं या टीडीपी जो है साथ छोड़ सकती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ऑलरेडी बीजेपी जो है सरकार बनाने जा रही है और इन्होंने फाइनली घोषणा भी कर दी कि 9 को जो है प्रधानमंत्री के रूप में मोदी तीसरी बार देश की शपथ लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या रहा कि बीजेपी जो है अपना नैरेटिव सेट नहीं कर पाई, जबकि अगर गठबंधन एनडीए देखें तो वो अपने कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट कर लिया। और ख़ासकर झटका जो बीजेपी को लगा उत्तर प्रदेश से लगा। उत्तर प्रदेश में जहां सपा और कांग्रेस ने मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया है ना? तो इसी से बीजेपी जो है यहाँ पर जो है बहुत बुरा हालात हो गए एक तरह, मतलब जहाँ पहले वो
72-73 ऐसे सीटें, 70+ सीटें जीतती थी। अब जाके 37 सीटें इस बार जीती हैं। बाकी और लोगों ने सीटें यहाँ पर जीती है, सपा और कांग्रेस मिलकर जीते हैं ना। तो इस तरह से अगर जहाँ सपा और कांग्रेस ने जो अपना नैरेटिव सेट किया बीजेपी के खिलाफ, जैसे उसने ये बोला कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और दूसरा मोदी जो है संविधान को संशोधन करेंगे, उसमें तोड़फोड़ करेंगे, रिजर्वेशन से रिलेटेड इश्यूज उसने रेज किया, महंगाई को लेकर उसने जो है मुद्दे को बहुत ज़बरदस्त उछाला। तो कहीं ना कहीं इसका एक फ़ायदा इसको मिला, निश्चित रूप से मिला हुआ है। और मुस्लिमों को भी इस तरह से मोबिलाइज़ किया इन लोगों ने कि मतलब कि बीजेपी जो है एक मतलब ऐसे नैरेटिव सेट किया कि ये आपके अगेंस्ट ही काम करती है बीजेपी, है ना। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के इस पर मतलब हम लोग नहीं जाएंगे। तो अब ये तो दोनों को पार्टियों को अलग अलग अपना अपना इशू है, ये अपना चुनावी स्टंट है, लोग अपना करते रहते हैं, है ना। लेकिन सवाल ये है, क्या अगर कोलिशन गवर्नमेंट देश में बनती है, क्या ये हमारे देश के हित में है? तो इस पर बड़ा एक सवाल हो सकता है। कारण ये कि जैसे अभी तो फिलहाल इतना समस्या इसलिए नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास अच्छी मेजोरिटी, मतलब इसके पास जन्म उतना बहुमत मतलब उतना है कि 240 सीटें हैं। लेकिन अगर सवाल करिए अगर इंडी सरकार बनाती तो ये फिर क्या हो सकता था। जैसे कांग्रेस वहाँ सबसे बड़ी पार्टी है, 99 सीटें लेकर आई हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है? तो ऐसे में तो दबाव बहुत ज़्यादा यद्यपि दोनों पार्टियों पर है, दोनों मतलब अलायंस पर है, लेकिन फिलहाल बीजेपी सरकार बनाने जा रही है ना। लेकिन अगर एक चीज़ देखा जाए कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है तो ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बंदरबाट की स्थिति पैदा होती है और देश का विकास इससे निश्चित रूप से प्रभावित होगा, है ना। और अगर जैसे एनडी मतलब बीजेपी का सरकार के या मोदी सरकार के पुराने कामों को देखा जाए, जैसे उसने आर्टिकल 370 को जो है हटाया, और उसके बाद ट्रिपल तलाक से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उस पर जो है उसने सारा कदम उठाए है। एनआरसी का भी इशू चल ही रहा है। तो बहुत सारे जो उसने किया उसका कहीं ना कहीं एक मतलब ये बीजेपी के काम दिखा रहा है को मतलब उसके अगेंस्ट में क्या क्या चीज़ें जो उन लोगों ने भी नैरेटिव सेट किया है ना, या बीजेपी ने अपना नैरेटिव जो फ्यूचर में इस तरह से तय कर रहे थे, जो कह रहे थे, जो उगाहट थी एक तरह से पार्टी में सरकार में, अब उस चीज़ का क्या होगा। जैसे इसमें क्या हुआ कि जैसे इस समय गठबंधन में जेडीयू का और टीडीपी का बड़ा रोल है, ठीक है ना। और अब दोनों में बातें ये हैं कि दोनों की भी अपनी समस्याएं हैं। कारण ये कि अगर नीतीश कुमार अगर ऐसा कुछ सोचते हैं या कुछ ऐसा कोई निर्णय लेते हैं तो बिहार में 2025 में बिहार विधानसभा इलेक्शन है, तो बीजेपी के बगैर वहाँ पर भी उनको कुर्सी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में अलायंस ने भी घोषणा की, आज कल नीतीश कुमार ने और बीजेपी की तरफ से बात कही गई कि जो है 2025 में जो बिहार विधानसभा होगा वहाँ पर जो है नीतीश कुमार जो है एज ए CM के रूप में जो है वो लीड करेंगे, उनको मतलब मुख्य चेहरा के रूप में शामिल किया जाए, मतलब उनको दिया जाएगा, है ना। तो ये बीजेपी ने भी बोला है, नीतीश कुमार ने भी बोला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर इस तरह से सरकार कोलिशन गवर्नमेंट में बनती है तो क्या बीजेपी आने वाले समय में वो निर्णय ले पाएंगी जो बीजेपी के अंदर चल रहा है। जैसे कुछ निर्णय में कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं, जैसे पाक को POK को लेकर, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर ये बातें कही जा रही हैं कि हम POK को लेंगे, एक बड़ा इशू ये है। दूसरा है ज्ञानवापी जो टेम्पल है जो वाराणसी में है, उसको लेकर एक बड़ा विवाद है, क्या बीजेपी इस पर कोई एक्शन ऐसा ले सकती है। तीसरा है मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामला है, क्या बीजेपी इस पर अब क्या कर सकती है। चौथा अगर देखें धार जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर सरस्वती मंदिर के निर्माण के बारे में बात चल रही है, बीजेपी इस पर क्या एक्शन ले सकती है। दूसरी बात UCC के बारे में अब क्या होगा, CAA और NRC के बारे में अब क्या होगा, जो अभी भी फंसा हुआ है मामला। तीसरा है वक्फ बोर्ड जो कांग्रेस ने जिसको ज़बरदस्त मजबूती दी है, यानी अगर हालात ये हैं कि अगर वक्फ बोर्ड ये बोल दे कहीं खड़ा हो जाए कि ये मेरी ज़मीन है, तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब ऐसा हालात है, मतलब अगर आप खास कर अगर आप ऐसे पर कोई विवाद करते तो आप उसके लिए मतलब हालात ये जेल तक जा सकते हैं। तो ये स्थिति पैदा हो रही है ना। दूसरा वारशिप एक्ट के बारे में जो जो वारशिप एक्ट के बारे में जो मोदी सरकार ने बात करती है, उस पर क्या अब एक्शन ले सकती है सरकार। जनसंख्या नियंत्रण जो सबसे बड़ा इशू है, ये जो कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद बीजेपी इस पर बड़ा एक्शन ले सकती है या कुछ ऐसे एक्ट या कानून बना सकती है ना, 2 चाइल्ड टाइप सिस्टम। तो क्या इस पर अब बीजेपी का क्या एक्शन या रिएक्शन होगा। जुडिशियल रिफॉर्म जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, 2015 के आसपास से ही चल रहा है, बीजेपी अब इस पर क्या कर सकती है। कुल मिलाकर कई सारे इशू हैं
जो सवाल उठ रहे हैं, क्या कोलिशन गवर्नमेंट में इन चीज़ों पर, इन विषयों पर या इन मुद्दों पर निर्णय लेना बीजेपी के लिए, क्या बीजेपी ऐसे निर्णय ले सकती है? फिर भी कुल मिलाकर 9 जून जो है 2024 को बीजेपी जो है तीसरी बार जो है अपना सरकार बनाने जा रही है मोदी के नेतृत्व में। और ऐसे में दिलचस्प होगा कि मंत्रालयों का बंटवारा किस प्रकार होगा। लेकिन बीजेपी ने अपनी तरफ से ये बोल दिया है कि हम 4 प्रमुख मंत्रालय, जैसे एक फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया और होम मिनिस्ट्री, बीजेपी इसके साथ कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, ना तो देने के लिए ही तैयार है। और यहाँ तक बीजेपी की ये भी कोशिश है कि हम रेल मंत्रालय और कृषि से संबंधित जो विषय हैं, जो कृषि मंत्रालय है, इसको भी बीजेपी अपना, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी विभाग हैं, बीजेपी से किसी भी हालात में अपने ही पास रखना चाहेगी, है ना। और बाकी और मंत्रालयों के जो हैं उसको बंटवारा करेगा और देगा भी, है ना। मतलब ऐसे सेट हो रहा है कि 5 पे 1, यानी 5 सांसद हैं तो उस पर 1 मंत्रालय, 1 मंत्री दिया जाएगा, है ना। तो कुछ भी होगा, अभी देख रहा, बहुत दिलचस्प होगा। देखते हैं जो 9 जून के बाद, 9 जून को जो शपथ ग्रहण को समय, और उसी समय पता चले कौन मंत्री किसको, कौन मंत्रालय किसको मिल रहा है। तो अपने आप में बहुत बढ़िया है। फिलहाल हम लोग जो है इसको वॉच देखते हैं और इंतज़ार करते हैं, देखते हैं फिर क्या होगा। तो फिर दोस्तों अब हम लोग फिर किसी और नए टॉपिक या इसी पे और रिलेटेड जो टॉपिक चीज़ें बन सकती हैं उस पर हम लोग दोबारा बात करेंगे। 9 जून के आसपास जो भी उस पर जो डेवलपमेंट होगा उस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, फिर जो है आप लोग एंजॉय करिए, फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।